नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। मैं बच्चों की मांग पे ऑनलाइन मैंने भी शुरू कर दिया है। इस लॉकडाउन में कोरोना जैसी महामारी बढ़ती जा रही है और पूरे विश्व इस संकट से ग्रसित है, जिसमें मैं भी अपने घर पे हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अपनी तैयारी थी, मैं अपना प्रिपरेशन में लगा हुआ था, लेकिन जो मेरे विद्यार्थी हैं उनका बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि सर आप ऑनलाइन आइए, कुछ हम लोग को पढ़ाइए। मैं बहुत कुछ भूल रहा हूँ या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है घर पे बैठे बैठे। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ समय बच्चों के लिए भी मैं निकालूँ। आज मैं जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ वो इतिहास का विषय है और इस इतिहास में आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा शासक था कि इसने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जितना बड़ा साम्राज्य न मुग़लों का था और न ही ब्रिटिशर्सों का था। इतने बड़े साम्राज्य पर इसने नियंत्रण कैसे किया, तो सारी घटनाओं पर चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में, इसके बचपन के बारे में कहा जाता है कि ये पिपली वन में जो मौर्य गणराज्य के लोग हुआ करते थे, उस पिपली वन में इसके पिता वहाँ के प्रमुख थे और सीमांत युद्ध में पिता के मर जाने के बाद इसकी माता मूरा ने इसे अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने भाइयों के साथ इसे पाटलिपुत्र ले आई। इसके पिता, कुछ इतिहासकार इसके पिता का नाम नंदराज बोलते हैं। तो पाटलिपुत्र की धरती पर इसका पालन पोषण हुआ, बचपन गुजरा और उस पाटलिपुत्र की धरती पर जब इसकी माँ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी तो इसे एक गौपालक के हाथों में बेच दिया। चंद्रगुप्त का जन्म साक्ष्य के आधार पर इतिहासकारों ने 345 BC बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 BC में हुआ था। और इसकी जो बचपन थी वो एक गाय पालक के बच्चों के साथ बीता। इसने जन्म में, इसके जन्म पर इतिहासकारों का मतभेद है। कुछ इतिहासकार जो जैसे विशाख दत्त हैं, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। उस मुद्रा राक्षस में इसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है और कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द आपको मुद्रा राक्षस में मिलेंगे। इस मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया था। विशाख दत्त ने किया था। आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और जितनी भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो सब आप नोट करते चले जाएंगे। विशाख दत्त की 2 और कृति भी है। एक कृति का नाम है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरी पुस्तक है अभिसारिका वंचितक। ये 2 अलग कृति है। विशाख दत्त की एक मुद्रा राक्षस कृति है, उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितम। तो विशाख दत्त ने अपने पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल और कुलहीन शब्द का प्रयोग किया है। वृषल और कुलहीन, ब्राह्मण ग्रंथ भी इसे शूद्र ही मानते हैं, लेकिन जैन धर्म के जो पुस्तक है या फिर बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है इसे क्षत्रिय मानते हैं, वो अलग है। आप देखेंगे कि क्षेमेंद्र की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है बृहत कथा मंजरी। इस पुस्तक में भी चंद्रगुप्त को शूद्र माना गया है। उसके बाद देखेंगे सोमदेव की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। इस पुस्तक में भी चंद्रगुप्त को शूद्र माना गया है। रोमिला थापर जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने मौर्यों को वैश्य जाति का बताया है, लेकिन जो भी हो ज़्यादातर लगता है कि ये शूद्र ही जाति के थे, छोटी जाति के थे, जिन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। जब घनानंद के दरबार में चाणक्य अपमानित होकर के जा रहा होता है
तो इस बालक को राजकीलम नामक खेल खेलते हुए पहाड़ी पर देखता है और इस खेल में वह राजा की भूमिका में होता है चंद्रगुप्त, जिसे देखकर ये आकृष्ट हो जाता है अचानक और इसे उससे जो गौपालक था उससे 1000 कपार्सन में, सोने की सिक्का कपार्सन में खरीद करके तक्षशिला ले जाता है। तक्षशिला में ही इसकी शिक्षा दीक्षा की जाती है और वहाँ से इसको इस तरह से ट्रेंड करके पढ़ा लिखा करके वापस ला करके 322 बीसी में नंद वंश के सबसे अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करेगा। आप देखेंगे कि इतिहास के क्रम में घनानंद जिस समय राजा होता है उसी समय भारत में सिकंदर का आक्रमण का खतरा मंडरा रहा होता है। सिकंदर मैसेडोनिया का राजा है। मैसेडोनिया फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर, जिसके गुरु अरस्तु थे। तो सिकंदर हखमनी वंश का जब खात्मा करके उसके साम्राज्य को ख़त्म करके ये जब विश्व विजेता होने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब ये भारत की ओर अग्रसर होता है, भारत की ओर चलता है, तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक अस्वक इसको लिख लीजिएगा आप, ये इम्पोर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। अस्वक एक गणराज्य है अस्वक, और इसी गणराज्य की राजधानी है मशग। इस अस्वक गणराज्य पर जब यह आक्रमण करेगा तो अस्वक गणराज्य पर आक्रमण करेगा तो इसकी सेना को ये बुरी तरीके से मार देगा। जब यहाँ की पुरुष सेना पराजित हो जाएगी तब ये अस्वक की जितनी भी महिलाएं होती है उन्होंने अपने हाथ में तलवार लेकर के सिकंदर के खिलाफ मैदान में उतर जाती है और सभी महिलाओं को सिकंदर मौत के घाट उतार देता है। ये बहुत बड़ी क्रूर घटना थी उस समय की। आगे सिकंदर जब भारत में आएगा तो झेलम नदी के तट पर वहाँ के शासक पौरुष से, पुरु जिसे भी बोला जाता है, पौरुष से झेलम नदी के तट पर उसका सामना होगा। और झेलम नदी के तट पर जब पौरुष पराजित हो जाएगा तो उसकी उदारता को देख करके सिकंदर उसको उसके राजपाट लौटा देते हैं। और सिंधु नदी को पार करके जब व्यास नदी भारत पर आक्रमण करने के क्रम में व्यास नदी के किनारे पर जब जाएगा तो सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर देती है कि मैं पार नहीं करूंगा। बहुत दिनों से ये लोग घर से बाहर होते हैं, बहुतों का तबीयत खराब रहता है और ये वापस घर लौटना चाहते हैं। तो सिकंदर 325 बीसी में यहाँ से लौट जाएगा। सिकंदर ये 326 बीसी में चला था, वहाँ से 325 में यहाँ से लौट जाएगा। तो लौटने के क्रम में 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी बेबीलोन में। और आप देखेंगे कि सिकंदर की जब मृत्यु हो जाएगी तो पूरे विश्व में सिकंदर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है या था जिसकी जन्म किसी और देश में, मृत्यु किसी और देश में और इसे दफनाया जाएगा भी किसी और देश में। यानी कि इसका जन्म 356 बीसी में मकदूनिया में, मृत्यु बेबीलोन में और इसे दफनाया जाएगा सिकंदरिया में, अफ्रीका में। यानी कि जन्म यूरोप में, मृत्यु एशिया में और इसे दफनाया गया अफ्रीका में। ये इसका एक मतलब बोला जाता है इतिहास में इसके ऊपर एक प्रतिबिंब है कि ऐसा किसी के साथ आज तक नहीं हुआ। तो आपसे एक सवाल भी पूछेगा कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के क्रम में आया तो उस समय भारत के उसके समकालीन शासक कौन थे? तो उस समय समकालीन शासक आपका घनानंद है। घनानंद जब सिकंदर का आक्रमण टल जाएगा तो घनानंद को चाणक्य की सहायता से, चाणक्य गुरु हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चाणक्य की सहायता से 322 बीसी में ये उसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य वंश की स्थापना करेगा यहाँ पे 322 बीसी में, तो 322 बीसी में कहा जाता है इतिहास का कि इसके पास 6 लाख की बड़ी सेना थी और उस सेना से इसने पूरे भारत को रौंद डाला और लगभग उत्तर में
अभी वर्तमान उत्तर में ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में आप देखेंगे सौराष्ट्र, उस समय गुजरात को बुलाया जाता था सौराष्ट्र। जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो वहाँ तक इसकी सीमाएं वर्तमान अभी के दृश्य में इतनी बड़ी साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए कुछ यूनानी लेखक भी थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में प्रेजेंट किया है, जैसे जस्टिन। तो जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोटस के रूप में प्रेजेंट किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस था, और उस सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान कराया विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स सिविल सर्वेंट है। 1783 में आप देखिएगा कि बंगाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होगा आप ये विलियम जोन्स, और यही विलियम जोन्स 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी करेगा। आपसे ऑनलाइन सवाल है मेरा कि मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है और लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमको जरूर भेजिएगा। तो इस विलियम जोन्स ने 1783 में आप देखेंगे कि बंगाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ये, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करेगा, और 1789 में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का ये अंग्रेजी अनुवाद भी करेगा विलियम जोन्स। ये बहुत ही साहित्यिक प्रेमी व्यक्ति होता है, इसने संस्कृत विद्या का ज्ञान भी अर्जित किया था यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जब आप सिकंदर जब यहाँ से लौट गया तो इसके जो विजित क्षेत्र थे, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र थे, उस पर सेल्यूकस निकोटर, जो इसका आप देखेंगे कि सेनापति है, तो सेल्यूकस निकोटर का राज था। तो चाणक्य ने बहुत ही कुटिलता से 305 बीसी में जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ सेल्यूकस निकोटर का आक्रमण होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ जब सेल्यूकस निकोटर का आक्रमण होगा तो सेल्यूकस निकोटर पराजित हो जाएंगे। पराजित होने के फलस्वरूप इन दोनों के बीच 305 बीसी में युद्ध संधि होगी। युद्ध संधि जो देखेंगे तो इस युद्ध संधि के तहत चाणक्य ने उधर के प्रांत, उत्तर पश्चिम के जो प्रांत थे, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, वो सभी प्रांतों को भारत के सीमाओं में मिला लिया, और उपहार स्वरूप आप देखेंगे कि 500 हाथी सेल्यूकस निकोटर को दिया जाएगा। ये युद्ध संधि हुई थी। इस युद्ध संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी होगी हेलेना से, जो सेल्यूकस निकोटर की पुत्री है। उससे जस्टिन नाम का पुत्र भी पैदा लेगा इसको चंद्रगुप्त मौर्य का, और एक शादी होगी आपको घनानंद की बेटी से जिसका नाम दुर्धरा है। तो उस घनानंद की बेटी से जो शादी होगी दुर्धरा से, तो उससे बिंदुसार पैदा लेगा, वही जो अगला मौर्य ये शासक बनेगा। जब 298 बीसी में अपना सारा राजपाट चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को दे करके जैन गुरु भद्र बाहु के प्रभाव में आकर के ये चला जाएगा श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला जाने के बाद ये वहाँ पे संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग देगा, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। इस विधि की परंपरा है, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने, आप देखेंगे जजमेंट है 2017 का राजस्थान हाई कोर्ट का, कि बहुतों ने याचिका दर्ज की थी कि भाई ये एक सुसाइड है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि नहीं, व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, धर्म को स्थापित कर सकता है। आर्टिकल 26 में है, 27 में है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, आर्टिकल 25 में है। तो उसके तहत ये विधि परंपरा आज भी कायम है। उसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। 298 बीसी में ये अपने सारे राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को देकर के चला गया। अब मौर्य वंश का अगला शासक होगा बिंदुसार। तो बिंदुसार, देखिए कुछ कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि बिंदुसार और बिंबिसार कौन थे। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। बिंदु और उधर बिंबिसार है, इसीलिए कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो बिंदुसार अगला 298 बीसी में राजा होगा, जो 272 बीसी तक यहाँ पे राज करेंगे। बिंदुसार के समय में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजे थे, और इसी बिंदुसार ने वहाँ सीरिया के राजा से ही एक सूखे अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी।
तो आप वहाँ के दार्शनिक, ये राजा ने इसको तो सूखे अंजीर और मीठी मदिरा भेज दी, लेकिन वहाँ से दार्शनिक नहीं भेजा गया, कहा गया वहाँ पे पत्र से भेजा गया यहाँ पे कि भाई यहाँ मानव का व्यापार नहीं होता है। तो आपसे मेरा ऑनलाइन सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव का दुर्व्यापार को रोका गया है? कमेंट बॉक्स में आप हमको भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो बिंदुसार के बारे में कहा था कि इसके माथे पे, मस्तिष्क पे एक बिंदु था। सिरिजियन पद्धति के तहत इसका जन्म हुआ था। बिंदुसार के सभा में 500 सदस्य परिषद थी, जिसे खल्लाटक कहा जाता था। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह भी हुए थे। तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो एक बार अशोक को भेजा गया, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। तो जब दूसरी बार सुसीम को भेजा गया तो इस चीज़ का फायदा उठा करके 272 BC में अशोक ने अपने आप को मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी यानी कि राजा घोषित कर दिया, जबकि बिंदुसार सुसीम को राजा बनाना चाहते हैं। राधा गुप्त के प्रभाव में आकर के इसने अपने आप को राजा घोषित कर देगा, लेकिन इसका राज्याभिषेक 269 BC में होगा। तो अभी तक आपने देखा ये घनानंद से सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इन राजाओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अशोक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो, और या फिर जो भी सुझाव देना है आप मुझे प्लीज़ सुझाव दें, वीडियो के बारे में बताएं। अगर सुधार की गुंजाइश है तो मुझे बताएं, मैं इसमें सुधार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।